गाइस अब अपन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट यूजी 2024। 2024 के लिए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। अब याद रखना कि पेराइटल सेल्स और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है गैस जीआईएफ। कैसे क्रिएट करती है जीआईएफ? जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। समझ में आ रही है? गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। समझ में आ रही है? अब विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 करता है हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस। कैसे हेल्प करता है, ये करता है डिफरेंशिएशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट। ये आप है ना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में डीपली पढ़ोगे कैसे हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट। अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइसिस के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होगा एरिथ्रोब्लास्ट का सक्सेसफुली, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा सक्सेसफुली, तो बड़ी बड़ी आरबीसी आने लग जाएगी। कहाँ पे, ब्लड के अंदर बड़ी बड़ी आरबीसी आने लग जाएगी, लार्ज साइज आरबीसी, जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कैसे हो रहा है, ड्यू टू डिफिकल्टी इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा किसका, एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स का, तो बड़ी बड़ी आरबीसी कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड में, लार्ज साइज आरबीसी आ जाएगी। समझ में आ रही है? और उसको क्या बोलते हैं अपन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पेराइटल सेल। समझ में आ गया कंसेप्ट। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। अब अपन को देखना फाइब्रिनोजन क्या है, क्लोट करने के अंदर हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन क्या है, ये होता है क्लोटिंग फैक्टर या कोगुलेशन फैक्टर। समझ में आ रही है? कौन सा, फर्स्ट कोगुलेशन फैक्टर फर्स्ट होता है, ये कोगुलेशन फैक्टर फर्स्ट है ये। तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा कोगुलेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का। कोगुलेशन को क्या बोलते हैं, क्लोटिंग भी बोलते हैं। तो इसका ए का हो जाएगा सेकंड। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए में सेकंड आ रहा है, एक ही ऑप्शन है फोर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और ग्लोबिन क्या करता है, ग्लोबिन करता है डिफेंसिव मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन किसको बोलते हैं, ग्लोबुलिन काई में हेल्प करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। एंटीबॉडी काई की बनी हुई होती है, ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है। आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये क्या है, एंटीबॉडी का नाम होता है। एंटीबॉडी को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडी को ये भी बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबिन्स क्या है, डिफेंस है। एंटीबॉडी क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में ही तो हेल्प करती है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि वाटर को अपनी तरफ खींच के रखता है। जहां एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा वहां पर वाटर ब्लड के अंदर क्या करता है, एल्ब्यूमिन वाटर को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि ब्लड से बाहर नहीं जाने देता, वाटर को अपनी तरफ खींच के रखता है, पानी को। एल्ब्यूमिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में। तो एल्ब्यूमिन क्या करेगा, पानी को ब्लड के अंदर खींच के रखेगा, किसको, वाटर को ब्लड के अंदर खींच के रखेगा। जब एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो वाटर बाहर निकल जाएगा ब्लड से और कहाँ चल जाएगा, टिश्यूज में, टिश्यू के अंदर चल जाएगा। टिश्यू के अंदर चल जाएगा तो क्या होगा, टिश्यू के अंदर एडिमा हो जाएगी। तो पूरी बॉडी में क्या होगा, एडिमा हो जाएगी पूरी बॉडी में।
क्यों होगी? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था? पानी को रोक के रख रहा था। कहाँ पे? सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर पानी को रोक के रखा था, मतलब पानी को खींच रहा था अपनी तरफ। कौन? एल्ब्यूमिन। तो ब्लड के अंदर पानी इकट्ठा होकर रह रहा था। जैसे ही एल्ब्यूमिन कम होगा तो पानी ब्लड से बाहर निकल के पेरिफेरी में टिश्यूज में चल जाएगा, उसकी वजह से एडिमा हो जाएगी बॉडी में। तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी से एडिमा हो जाती है। और एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से एडिमा हो सकती है। समझ में आ रही है? तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से एडिमा हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन क्या बनाता है? एल्ब्यूमिन। प्रोटीन का मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। और ये किस ऐसी डिजीज का नाम होता है? क्वासियोकर। क्वासियोकर में क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एल्ब्यूमिन की कमी हो गई, और एल्ब्यूमिन की कमी होने से क्या हो जाएगी? टिश्यू में एडिमा। इसलिए क्वासियोकर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर एडिमा होती है। सब देखना कभी पेशेंट, फोटो डाल के देखना ना नेट पे, एडिमा दिखेगी उसमें आपको पेशेंट में। समझ में आ रही है? 2 क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following mammalian cell is not capable of metabolizing to carbon dioxide aerobically? इनमें से कौन सा मेमिलियन सेल है इज नॉट केपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली? बताओ। इसका आंसर होगा आरबीसी। क्यों? क्योंकि आरबीसी में क्या लेक करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगी किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो ये नहीं हो पाएगा। और आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होती, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, ना लाइसोसोम्स होते। इसके अंदर सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आंसर हो जाएगा आरबीसी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग is placed separately on the 4 slides. Which of the following will not coagulate? Whole blood from pulmonary vein, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर होगा ब्लड सीरम। समझ में आ रही है? अब ब्लड सीरम समझते हैं होता क्या है। अब ब्लड सीरम को समझते हैं एक बार। या आपने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर क्या किया? ब्लड भर दिया, यहां तक ब्लड ब्लड डाला इसके अंदर। फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया। सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो ये ब्लड है ना 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। सबसे ऊपर वाला हिस्सा आएगा प्लाज्मा। ये क्या है? 55% ऑफ टोटल ब्लड। प्लाज्मा 55% होता है इस पूरे ब्लड का। समझ में आ गई? और फिर बीच में आएगी एक बफी कोट। क्या है? बफी कोट, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, और लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड होते हैं। तो ये बफी कोट लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड होता है। बफी कोट लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड होता है। इसमें ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। फिर नीचे नीचे जो हिस्सा आएगा ये होगा आरबीसी, और ये होता है 45% ऑफ टोटल ब्लड। अब जब प्लाज्मा में से अपन, प्लाज्मा क्या है? 55% ऑफ टोटल ब्लड, जिसके अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है ब्लड का, ना आरबीसी प्रेजेंट है, ना ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड वो डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ना प्लेटलेट प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो अलग हो गई। बफी कोट में आ गई आरबी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, तो बफी कोट में आ गई। आरबीसी 45% वो सबसे नीचे की साइड रहेगी,
और अकेला प्लाज्मा ऊपर की साइड रहेगा जिसमें कोई भी ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी। ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कोई भी प्रेजेंट नहीं होंगे। समझ में आ रही है? अब जब प्लाज्मा के अंदर से अपन क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स माइनस, उसको कहेंगे अपन सीरम। समझ में आ रही है? प्लाज्मा में से जब अपन क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे, यानी कि प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को अपन निकाल देंगे, उसको बोलेंगे अपन सीरम। समझ में आ गई? अब देखते हैं अपन, तो अपन को क्या समझ में आया? सीरम क्या है? प्लाज्मा में से जब अपन क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर देंगे, तो जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा वो कोगुलेट तो होगा ही नहीं, तो प्लाज्मा तो कोगुलेट होगा, ब्लड भी कोगुलेट होगा क्योंकि उसमें क्लोटिंग फैक्टर है। थोरेसिक डक्ट में से जो निकालेंगे अपन वो लिम्फ होगा, वो भी होगा। तो ब्लड सीरम नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, तो आंसर होगा थर्ड, ब्लड सीरम आंसर होगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गई? तो इसका आंसर होगा ब्लड सीरम क्योंकि इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इनन्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ये मैंने बता ही दिया, आरबीसी में ना न्यूक्लियस होती, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, ना लाइसोसोम्स होते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फीचर? जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगी तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। समझ में आ गई? दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आरबीसी के अंदर जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगी तो बहुत सारा स्पेस मिलेगा आरबीसी को, किसके लिए? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्योंकि न्यूक्लियस क्या करती है? जगह को घेर लेगी। न्यूक्लियस क्या करेगी? जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी। न्यूक्लियस क्या कर रही है? बहुत सारी जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह कम हो गई, इसलिए आरबीसी क्या करती है? न्यूक्लियस को ही हटा देती है। इसलिए हटाती है आरबीसी न्यूक्लियस को ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की जगह इंक्रीज हो जाए। तो डी भी सही है। रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि डीएनए और जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और जेनेटिक मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का ही क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, मेल और फीमेल पार्टनर का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलता है और उससे नई प्रोजेनी बनती है। जब जेनेटिक मटेरियल ही एब्सेंट होगा तो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? साथ में वो मेटाबोलाइज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब डीएनए ही नहीं होगा तो उससे प्रोटीन भी नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए से ही प्रोटीन बनता है। समझ में आ रही है? डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनता है। तो जब डीएनए ही नहीं है तो प्रोटीन कैसे बनेगा? तो मेटाबोलाइज भी एब्सेंट होगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, एसीडी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। द हिपेटिक पोर्टल वेन, तो आंसर क्या होगा? सेकंड, एसीडी। द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, ब्लड टू लीवर। हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, कहां से ड्रेन करती है? स्टोमक से तो नहीं करती, किडनी से भी नहीं करती और हार्ट से भी नहीं करती। कहां से करती है? इंटेस्टाइन से करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्या होगा? थर्ड होगा। तो हिपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? हिपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को कैरी करती है, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। कहां से कैरी करती है? इंटेस्टाइन से ब्लड को कैरी करती है। और उस ब्लड के अंदर क्या होते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस ब्लड के अंदर, जो कि एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर वो जाते हैं लीवर के पास। तो क्या हो रहा है? हिपेटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आ रही है लीवर के पास, जिसके अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब होते हैं अलग अलग पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के। स्टोमक से हो रहे हैं, कुछ कहां से हो रहे हैं, कुछ अलग अलग पार्ट से हो रहे हैं। समझ में आ रही है? उनको
एब्जॉर्ब करती है, लीवर के पास लेके जाती है। फिर लीवर क्या करता है, लीवर चेक करता है उन सब्सटेंसेस को, इन न्यूट्रिएंट्स को, कि उनके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो उसको वो फिल्टर आउट कर देगा और एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा चीज होगी उसको स्टोर कर लेगा। जिससे एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी उसको किसके अंदर स्टोर कर लेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। और एक्सिस लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, फेट को भी स्टोर कर लेगा। इसलिए ज्यादा फेट खाएंगे तो वो ज्यादा फेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फैटी लीवर हो जाता है। तो एक्स्ट्रा चीज को जाने नहीं देगा, ब्लड में खुद ही स्टोर कर लेगा, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, फेट को स्टोर कर लेगा। और कोई हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो उसको किडनी के थ्रू एलिमिनेट कर देगा। तो लीवर का ये काम होता है। तो इंटेस्टाइन से जाता है हिपेटिक पोर्टल मेन का ब्लड। समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा थर्ड, इंटेस्टाइन। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर समथिंग some time. Select the best option from the statement. फ्रॉग इज ए पोइकिलोथर्मल, इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी वजह से नहीं बीट करता। फ्रॉग डज नॉट हैव कोरोनरी सर्कुलेशन, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस चीज को। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, हार्ट क्या है, मायोजेनिक है नेचर में, ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हार्ट को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है। डज नॉट नीड, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की कोई नीड नहीं है, ये अपने आप बीट करता है, बीट ऑटोमेटिकली। समझ में आ रही है, अपने आप बीट करता है। और इसका स्टिमुलस कहाँ से आता है, खुद के अंदर से ही स्टिमुलस आता है। कहाँ से आता है, ऐसे नोड से। और ऐसे नोड कहाँ होता है, हार्ट के अंदर ही होता है। तो हार्ट को किसी बाहर के स्टिमुलस की जरूरत नहीं है बीट करने के लिए। इसलिए अगर अपने हार्ट को बाहर भी रख देंगे तो वो बीट करता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको किसी भी बाहर के स्टिमुलस की जरूरत नहीं है हार्ट को बीट करने के लिए। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे नोड होता है जो क्या है, पेस मेकर है। वो क्या करेगा, स्टिमुलाई जनरेट करेगा हार्ट के अंदर और हार्ट बीट करेगा। तो ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हार्ट को किसी बाहर के स्टिमुलस की जरूरत नहीं है बीट करने के लिए, हार्ट अपने आप बीट करता रहेगा। किसकी वजह से, ऐसे नोड की वजह से, जो कि पेस मेकर है। समझ में आ रही है। तो सी सही है। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये भी सही है, क्योंकि ऐसे नोड अपने आप उसको एक्साइट कर देता है। किसी बाहर की चीज की जरूरत नहीं है उसको एक्साइट करने के लिए। तो सी और डी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है, मैक्सिमम इन नंबर्स अमंग डब्ल्यूबीसी। हाँ, ये मैक्सिमम नंबर्स में होती है, सबसे ज्यादा नंबर होता है इनका डब्ल्यूबीसीज में। इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, सबसे ज्यादा नंबर होता है इनका डब्ल्यूबीसीज का। इसका न्यूट्रोफिल्स का, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा नंबर होता है। डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, यूसिनोफिल्स हो गई। तो सबसे ज्यादा कौन से नंबर में कौन प्रेजेंट होती है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कार्डियो ऑटोनोमिक रेगुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, कार्डियो ऑटोनोमिक रेगुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, इसका आंसर होगा मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला के अंदर हार्ट को कंट्रोल करने वाला सेंटर प्रेजेंट होता है। अब अभी तो मैंने बताया था कि हार्ट अपने आप बीट करता है। हार्ट बीट तो अपने आप करता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब हार्ट हार्ट रेट को कम ज्यादा कौन करेगा, हार्ट बीट तो अपने आप करेगा। ऐसे नोड क्या करेगा, स्टिमुलस जनरेट करेगा और हार्ट बीट चालू हो जाएगी। लेकिन उसको कम ज्यादा कौन करेगा, वो ज्यादा भी नहीं बीट करना चाहिए, कम भी नहीं बीट करना चाहिए। तो कंट्रोल करके रखेगा, उसको थोड़ा दबा के रखेगा ताकि वो एक्स्ट्रा बीट नहीं करे, कम बीट नहीं करे। तो वो काम कौन करता है, मेडुला, हायर सेंटर। मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर सेंटर होता है किसका, सीवीएस का, जो कंट्रोल करता है हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इनको। हार्ट बीट तो अपने आप करेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखेगा, अंडर कंट्रोल रहेगा वो किसके, मेडुला ओब्लंगेटा का। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from body.
इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती है? ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है ताकि उससे ब्लीडिंग ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। बस इतना याद रखना है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इस क्वेश्चन में इतना सा ही काम आ रहा है इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा क्वेश्चन देख। ब्लड प्रेशर इन द मेमोरियन अरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मेमोरियन अरोटा का क्या मतलब है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 3 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैक्सिमम प्रेशर किसमें होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कितना? 120 या 110 के आसपास होता है। कब होता है ये? सिस्टोल के टाइम में। और यहां से क्या निकल रही है? अरोटा। जब ये इतना ब्लड प्रेशर होगा तो यहां से जब ब्लड निकलेगा सिस्टोलिक फेज के टाइम में, तो यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर कितना होगा? 100 से 120 के बीच में। कब होगा? ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के सिस्टोल के टाइम पे यहाँ पे ब्लड प्रेशर कितना होगा? ये जो 100-120 का प्रेशर है लेफ्ट वेंट्रिकल में, कब है ये? 100 से 120 का प्रेशर सिस्टोल के टाइम में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल हो रहा है, जब हाईएस्ट प्रेशर रहता है इस चैम्बर के अंदर, यही प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? अरोटा के अंदर। तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के टाइम में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग भी है। कई लोग गलत कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी अरोटा इज, पल्मोनरी आर्टरी अरोटा नहीं। अब सबसे पहले अपन को यह याद रखना है, ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होता है? ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है अयोटा के अंदर। तो किस ब्लड वेसल के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है? किस ब्लड वेसल के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है? अरोटा या आर्टरी के अंदर। ये सीक्वेंस याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में होता है आर्टीरियोल। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, हार्ट से ब्लड आया अरोटा के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल मान लो यहां से आया ब्लड अरोटा के अंदर, तो यहाँ पे प्रेशर होगा ज्यादा, क्योंकि सिस्टोल के टाइम पे बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है। सिस्टोल की वजह से क्या हो रहा है? बहुत हाई प्रेशर से ब्लड अरोटा के अंदर आया, फिर वहां से आर्टरी के अंदर आया, सिस्टमिक आर्टरी के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर रहेगा हाई। कहाँ पे? आर्टरीज के अंदर, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर आता है सिस्टोल की वजह से। किसकी वजह से आता है? सिस्टोल की वजह से प्रेशर आता है आर्टरी के अंदर। और ब्लड भी क्यों आ रहा है आर्टरी के अंदर? ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जब सिस्टोल हो रहा है उसकी वजह से ब्लड आ रहा है आर्टरी के अंदर, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा आर्टरी के अंदर ड्यू टू सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहां से ब्लड जाएगा आर्टीरियोल के अंदर, फिर हो जाएगा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम। कम हो जाएगा किससे? अरोटा से और आर्टरी से। तो आर्टीरियोल्स का प्रेशर होता है अरोटा और आर्टरी से कम। फिर यहां से चल जाएगा कैपिलरीज में। फिर आर्टीरियोल से कम प्रेशर किसका होता है? कैपिलरी का। फिर कैपिलरी से चल जाएगा वेन्यूल्स में। फिर वेन्यूल्स में से चल जाएगा वेना केवा में या वेन्स में। वेन्स से वेना केवा और वेना केवा से राइट एट्रियम। तो सबसे कम प्रेशर किसमें है? वेन्स में। फिर उससे कम वेन्यूल्स में, फिर उससे कम कैपिलरीज में, फिर उससे कम आर्टीरियोल्स में, फिर उससे, समझ में आ रही ना? सबसे कम किसमें? वेन्स में, फिर उससे ज्यादा वेन्यूल्स में, फिर उससे ज्यादा कैपिलरीज में, फिर उससे ज्यादा आर्टरी में, फिर उससे ज्यादा आर्टीरियोल्स में, फिर उससे ज्यादा आर्टरी में, फिर उससे ज्यादा अरोटा में। तो सबसे ज्यादा प्रेशर अरोटा आर्टरी में है, फिर उससे कम है आर्टीरियोल्स में, फिर उससे कम है कैपिलरीज में, फिर उससे कम है वेन्यूल्स में, और सबसे कम है वेन्स में। और वेन्स के अंदर आप वेना केवा को मान सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे कम प्रेशर किसमें होता है? इतना ध्यान रखना है, वेन्स में। तो ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी सेम एज दैट ऑफ अरोटा। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या एक ऑप्शन गलत है? ऑप्शन अरोटा का ब्लड प्रेशर कितना रहता है?
120 कब? सिस्टोल के टाइम पे। और 80 से 90 होता है डायस्टोल के टाइम पे। तो सिस्टोल के टाइम में 120 और डायस्टोल के टाइम में 80 से 90। और पल्मोनरी आर्टरी का कितना होता है? सिस्टोल के टाइम में होता है 15 से 30 और डायस्टोल के टाइम में होता है 5 से 10 के बीच में, या 4 से 5 के बीच में, इतना ही होता है, कम होता है। तो सिस्टोल का टाइम 15 से 30 तो वैसे ही कम हो गया। तो अरोटा से तो सेम नहीं होता, अरोटा का तो बहुत ज्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी से। इसका तो 15 से 30 ही और उसका 120 होता है सिस्टोल के टाइम पे, और इसका 15 से 30 ही होता है सिस्टोल के टाइम पे। तो ये तो गलत हो गया। मोर देन देट इन द कैरोटिड, कैरोटिड से ज्यादा भी नहीं होगा। कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, किससे? पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी में तो 15 से 30 ही है, समझ में आ रही है। कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी 80 से 90 के बीच में, 100 से 120 के बीच में होता है प्रेशर। मोर देन देट इन दी पल्मोनरी वेन, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। हमेशा आर्टरी का प्रेशर वेन से ज्यादा ही होगा। अभी मैंने बताई थी सीक्वेंस, वेन का प्रेशर हमेशा कम होता है, किससे? आर्टरी से। समझ में आ रही है? आर्टरी का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा वेन से, अधिकतर केस के अंदर। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो ये ऑप्शन सही होगा, कौन सा? थर्ड। लेस देन दैट इन दी वेना केवा, ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।